राष्ट्रीय खबरें हो या नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनाव है, बात बिहार की होगी और हमारे कॉन्क्लेव का डीडी डायलॉग का नाम भी हमने बात बिहार की रखा। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि बात बिहार की जो है मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इस पेज के, तो लगता है कि बिहार की बात तो सभी करना चाहते हैं। और अब तक पर्दे के पीछे से बात जो करते थे, रणनीति बनाते थे, हर किसी नेता, मतलब आप ऊपर से नीचे तक छोटे से बड़े कई नेताओं के नाम लीजिए, उन सब की स्क्रिप्ट भी तैयार की, उनका कैंपेन तैयार किया, लेकिन अब वो किसी के साथ नहीं है, खुद अपने साथ हैं। और जनता उनके कितने साथ है ये जरा जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर जी को पीके कहते हैं, तो हम भी अपने इंटरव्यू में कोशिश करेंगे कि आप जिस नाम से जाने जाते हैं उसी से आपको पुकारें। तो प्रशांत जी पूरी तरह से नेता बन चुके हैं? नहीं, मैं तो जो काम पहले करता था वही काम कर रहा हूँ। आपने कहा कि स्क्रिप्ट लिखते थे, कुछ लोग कहते हैं रणनीति बनाते थे, कुछ लोग कहते हैं प्रबंधन करते थे, तो काम तो मैं वही कर रहा हूँ। फर्क बस इतना है कि पहले वो नेताओं के लिए, दलों के लिए करते थे, अब वो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। बिहार की जनता के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि कैसे बिहार, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वो आने वाले 10 सालों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। ये स्क्रिप्ट, ये व्यवस्था, ये कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे बिहार से पलायन बंद हो जाएगा साल भर के अंदर। बिहार के युवाओं को बाहर रोजी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लोगों को ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, और ये ताकत कैसे आप ही के हाथ में है, किसी दूसरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में वो ताकत है, आप खड़े होइए और आपके बच्चों का भविष्य सुधारिए। तो ये नेता के ही तो काम है सब समझाना? नहीं, ये काम तो मैं पहले भी करता था, वही पहले भी यही काम करता था, नेताओं को समझाता था, अभी जनता को समझा रहा हूँ। पहले बिहार की जनता को बताया, फिर जनता को इकट्ठा करके एक दल बनाया जिसका नाम है जनसुराज। जनसुराज प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया है। बिहार में, बिहार के 1 करोड़ लोग जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, या जो मेरी बात को सुनने समझने के बाद जिन्होंने तय किया कि नहीं ये एक विकल्प ये हो सकता है, उन लोगों ने मिलकर इस दल को बनाया, और उस दल को अब मैं मदद कर रहा हूं ताकि वो लोग चुनाव जीते। तो 2015 वाले प्रशांत किशोर से 2025 वाले प्रशांत किशोर कितने अलग हो चुके हैं? देखिए, अलग तो व्यक्ति के तौर पर आप हर दिन जब आप कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न और रीलर्निंग की जो प्रक्रिया है, अगर आप सजग व्यक्ति हैं तो हर दिन यू लर्न एंड अनलर्न समथिंग। जो चीज़ आपको पहले से मालूम है, अगर वो गलत है तो आप उसको छोड़ते हैं, फिर नया कुछ सीखते हैं। तो उस हिसाब से 10 साल में तो बहुत कुछ नया सीखा समझा होगा। लेकिन मूलतः बिहार के लड़के 2015 में भी थे, 2025 में भी बिहार के लड़के ही हैं। 2015 और 25 में मूल फर्क ये आया है कि 15 में हमारी सोच ये थी कि बिहार में नीतीश कुमार एक अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में सुधार होना शुरू हुआ है, तो बिहार के होने के नाते मुझे नीतीश कुमार की मदद करनी चाहिए ताकि सुधार का वो की प्रक्रिया चलती रहे। मेरी खुद की अपनी कोई इच्छा कि मैं आकर बिहार में कोई अपने लिए भूमिका तलाशूं, वो कभी थी नहीं। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, इसका प्रमाण ये है कि 15 में जब हम लोग यहाँ चुनाव जीते और बहुत बड़े वर्ग में एक समझ ये बनी कि भाई प्रशांत किशोर की इसमें बड़ी भूमिका है सरकार के बनने जीतने में, तो अगर मैं चाहता तो भूमिका उसमें ले लेता। ली भी थी आप? कभी नहीं, कोई भूमिका नहीं। कहा जाता था नीतीश जी के दत्तक पुत्र की तरह। वो भूमिका नहीं, मतलब कभी कोई बिहार सरकार में कोई पद नहीं लिया, बिहार सरकार का बंगला नहीं लिया, गाड़ी नहीं लिया, सुरक्षा नहीं ली। नीतीश जी को चाहते थे कि ये आगे बढ़ें और इनके नेतृत्व में अगर बिहार सुधर रहा तो हम उसमें मदद करेंगे। मैं जो काम लेता हूं उस काम को कंप्लीट करता हूं, उसके बाद में वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर कोई मान लीजिए जगनमोहन रेड्डी के साथ काम किया या अमरिंदर सिंह जी के साथ काम किया, वो चुनाव जीत गए, सरकार उनकी बन गई, अब मैं वहां मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर मैं वहां रहूंगा तो आई विल बिकम ए ग्लोरीफाइड टाउट या फिर एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर। अगर मान लीजिए कि मेरी मदद से सरकार बन गई बंगाल में और मैं बंगाल में बैठा रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? वहाँ के जो अफसर हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मेरे पास आएंगे, जो नेता है वो मंत्री विभाग के लिए आएंगे, जो ठेकेदार है बिजनेसमैन है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा। इसलिए मैंने अपने लिए जीवन में नियम रखा था कि जब मैं सरकारों को जिताता हूँ
या जिताने में मदद करता हूं तो जीतने के बाद मैं वहां नहीं रहूंगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज 10 साल वो काम करने के बाद भी इस देश में कोई आदमी ये उंगली नहीं उठा सकता है कि प्रशांत किशोर ने किसी को ठेका दिलवाया हो, प्रशांत किशोर किसी अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हो। आज तक ये इल्जाम भी नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि मैं वहां जाता ही नहीं हूं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सरकार उसको चलानी चाहिए जिसने ओथ लिया है। ओथ की प्रक्रिया क्यों बनाई गई है? ओथ जिसने संविधान की शपथ ली है, संविधान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, सरकार के कामकाज करने का जिम्मा उनका है। मैंने उस सरकार के चुने जाने में मदद करी होगी, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा नहीं था और ना मुझे होना चाहिए। अगर मुझे सरकार का हिस्सा होना है तो देन आई विल टेक ओथ एंड बिकम फॉर्मली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो कभी मैंने किया नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मेरी और आपकी मुलाकात 2 बार जब हुई, एक बार नीतीश जी के साथ आप थे, एक बार अरविंद केजरीवाल के साथ। इन इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ जब काम किया, कहीं तो कुछ इम्पैक्ट, कहीं से प्रभाव तो पड़ा होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभाव तो आप हर दिन जब आप गांव में भी चलते हैं तो बहुत लोगों का प्रभाव होता है। आप कई क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, उनकी सोच का, उनके अनुभव का प्रभाव हो सकता है। मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे सिखाई थी, जिसको मैं फॉलो करता हूं, कि जब किसी भी व्यक्ति से मिलिए तो ये देखिए कि उस व्यक्ति में अच्छी बात क्या है, उसमें क्या कमी है, उसको मत देखो। और बहुत बचपन में ये बात मुझे पिताजी ने मुझे बताई थी और मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया, जिनसे भी मैं मिला, जो भी मेरे जीवन का हिस्सा कभी किसी दौर में बने, उनमें क्या अच्छा है, उनसे मैं क्या सीख सकता हूं, उनकी किस अच्छी बात को शामिल कर सकता हूं, ये प्रयास रहा होगा। कर पाया कि नहीं वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास वो है। तो कुछ अच्छी बात कि मोदी जी की कुछ लगी हो? मोदी जी, मैंने आपको पहले बताया, आप क्या सैकड़ों इंटरव्यूज में पहले बता चुका हूं कि मोदी जी बहुत अच्छे लिसनर हैं। तो वो सीखने जैसी बात है कि आप में धैर्य होना चाहिए, समाज के अलग अलग वर्गों के अलग अलग नजरिए को सुनने समझने का। और ईमानदारी किससे सीख रहे हैं? नहीं, किसी से कोई एक बात सीखने की बात नहीं है। बहुत लोग इस देश में ईमानदार लोग हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर, उन पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। तो ईमानदारी किसी एक व्यक्ति से ऐसा नहीं कि ये दुकान है यहाँ पर चाय पीजिएगा, ये दुकान है जहाँ से समोसा खरीदिएगा। ये तो आप जब नेताओं के साथ करते हैं तो उनके कई वर्च्यूज में कुछ वर्च्यूज को, जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं या जिसको आपको लगता है कि ये बेहतर है, उससे कुछ सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा अटैक किस पर कर रहे हैं आप? क्योंकि मैंने देखा कि शुरुआत आपने लालू यादव से की, करप्शन से की, फिर नीतीश कुमार तक पर अटैक किया, अभी तो आपके निशाने पर सम्राट चौधरी चल रहे हैं और FIR भी हो गई। नहीं, हमारे निशाने पर वो लोग हैं जो बिहार में दुर्गति, बिहार की कुव्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में जो आज स्थिति है उसके लिए नीतीश और लालू, ये 2 लोग जिम्मेवार हैं। क्योंकि सुन लीजिए पूरी बात, क्योंकि पिछले 35 साल से बिहार की सत्ता इन दोनों लोगों के पास रही है। 15 साल लालू जी के पास और 20 साल नीतीश जी के पास। लेकिन लालू, नीतीश इसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार जीवन में जिताया, 1995 में। कई लोगों को यह भ्रम लगता है कि लालू जी को जनता बार बार जिताई है। नहीं, लालू जी की पार्टी को बिहार की जनता ने सिर्फ जीवन में एक बार 1995 में जिताया है। बाकी समय लालू जी बिहार में राज कर पाए क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने उनको समर्थन दिया और लालू जी उनको दिल्ली में समर्थन करते रहे, कुछ सांसदों का उनको साथ मिलता रहे, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने बिहार की दुर्गति को स्वीकार कर लिया। इसी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार जिताया है, 2010 में। जब उन्होंने पहले टर्म में काम किया तो नीतीश को बिहार की जनता ने 117 विधायक जिताया। इसके बावजूद, लेकिन नीतीश जी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य बेच दिया, उसी तरीके से भाजपाई चंद सांसदों के लालच में बिहार के लोगों का भविष्य उन्होंने नीतीश के हाथ में बेच दिया। वरना आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस के बड़े नेता मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको यह समझ नहीं थी कि लालू जी की सरकार कितनी खराब चल रही है? फिर भी ये लोग क्यों इनकी मदद करते हैं? इसलिए मदद करते हैं क्योंकि इनके सांसद दिल्ली में उनको समर्थन देते रहे और बिहार की जनता अगर चूल्हे भाड़ में जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनको देश पर शासन करना है।
तो देश पर शासन उनका बना रहे, इसके लिए उन लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ा दी। प्रशांत जी, जो आप ये इतनी सारी बातें आपने बोली, इसीलिए आपके विरोधी जो हैं वो सबसे बड़ा जो आपके खिलाफ में मुद्दा बना रहे हैं और जनता के बीच जाकर कह रहे हैं वो यही कि आप पर कैसे भरोसा करें। जिन नीतीश कुमार को आपने स्लोगन दिए आज आपको वही बुरे लग रहे हैं, आप कभी नीचे वही नरेंद्र मोदी बुरे लग रहे हैं। आप कभी नीचे गए नहीं। मैं अपने भाषणों की शुरुआत में ही कहता हूं कि आपको बिल्कुल ही प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र ये सिखाता ही नहीं है कि आप किसी पर भरोसा करें। लोकतंत्र ये कहता है कि जिस व्यक्ति, जिस दल, जिस विचारधारा में भी आपको कुछ बेहतर दिखता है उसके साथ आप जुड़िए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया तो लोगों ने उनकी मदद की, करना भी चाहिए था। जब नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों की जिम्मेवारी है कि उनका विरोध किया जाए। तो कब से काम करना बंद किया उन्होंने? यही आपको बता रहे हैं ना। ये आपको कोई इसके लिए साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। 2015 के नीतीश कुमार और 2025 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। नेता के तौर पर नीतीश कुमार 2015 में, 2014 में चुनाव नहीं हारे थे। उनका दल लोकसभा में हारा था, उनके सांसद 2 जीते थे। तो नीतीश कुमार में राजनीतिक मोरालिटी बची हुई थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। विधानसभा में उनको 42 विधायक जीता है, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी को ताखा पर रखकर कभी भाजपा के साथ, कभी लालू के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। अब आ जाइए प्रशासक के तौर पर। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उनकी छवि थी सुशासन की। तब पूरे देश में ये चर्चा थी, बिहार में चर्चा थी कि 2005 के बाद बिहार में सुधार शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बिल्कुल सुधार दिया था, लेकिन चूंकि लालू जी के काल में एकदम जंगल राज था, बहुत अंधेरा रहता है तो छोटा दिया भी जलता है तो उसका प्रकाश दिखता है। लोगों को, हम जैसे लोगों को, पूरे बिहार को यह लगा था कि भाई सुधार शुरू हुआ, इसलिए नीतीश कुमार की मदद की जाए। इसीलिए जनता ने उनको 117 और गठबंधन को 206 सीट जिताया। आज नीतीश कुमार की छवि क्या है उनके प्रशासन की? लोग बता रहे हैं कि लालू जी का राज जो था वो अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का जो राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जितना भ्रष्टाचार, जितनी परेशानी लोगों को लालू जी के राज में थी, करीब करीब उतनी ही परेशानी आज भी हो गई है। फर्क बस इतना हो गया है कि पहले वो परेशानी अपराधियों की वजह से था, अब वो परेशानी अधिकारियों की वजह से है। जब जिस काल खंड में कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई दल, विचारधारा अगर आपको प्रभावित करता है, आप उसकी मदद कीजिए। लेकिन नागरिक होने के नाते वही संविधान आपको ये बताता है कि अगर वो व्यक्ति, वो दल आपके या समाज के आशा अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की थी उससे ज्यादा मजबूती से उसका विरोध कीजिए। अगर नहीं करेंगे तब तो आपके परिभाषा के हिसाब से देश में राजतंत्र हो जाएगा। 20 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया बिहार में? बिल्कुल परिवर्तन आया है, बिहार में परिवर्तन आया है। लेकिन 20 वर्ष पहले नीतीश कुमार 2004-05 में जब मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज्यादा पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य था बिहार। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य बिहार ही है। तो तरक्की तो हुई, लेकिन वो तरक्की दूसरे राज्यों के मुकाबले जहां बिहार था वहीं है। 1990 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे जब लालू जी मुख्यमंत्री बने। 2004-05 में जब नीतीश मुख्यमंत्री बने तब भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे। और आज उनके 20 वर्ष के शासन के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। मैं जब पटना पहुंची तो मैंने देखा एयरपोर्ट चकाचक बना हुआ है, फिर रोड देखती हूँ तो गांव में जाने के लिए रोड भी दिखती है। देखिए आप लोग क्या ये जो पूर्वाग्रह है बिहार, पूर्वाग्रह नहीं, मैं तो लगातार बिहार आती जाती रहती हूँ और ये मेरा चौथा चुनाव है तो देखती हूँ आते जाते क्या 20 साल में कुछ परिवर्तन आया? आप वही मैं बता रहा हूँ कि जिस पटना के एयरपोर्ट के टर्मिनल की बात कर रहे हैं, 13 करोड़ आबादी के हिसाब से आज भी देश का सबसे छोटा टर्मिनल बिहार में है। अभी 2 महीना पहले तक तो बस स्टैंड से भी बुरी हालत थी। पहले से आपकी बात सुन तो लो मेरी बात। हाँ। तो क्यों ऐसा होना चाहिए कि बेंगलोर में उतना बड़ा एयरपोर्ट होगा और पटना में तो मतलब एक टर्मिनल का एक छोटा हिस्सा बन गया तो उसी को आप लोग कर रहे हैं? बिहार को तो बहुत मिल गया।
यही तो बिहार के प्रति आप लोग का पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह नहीं, बदलाव की बात बता आप रहे लोग तो बदलाव नहीं बता रहे हो। दिल्ली में बैठ के कह रहे भाई बिहारियों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बिहार में सड़क, पूरे देश में मोदी जी आके यहाँ कह रहे हैं बिहार में सड़क बन गई, यही बहुत बड़ा इनका काम है। भाई सड़क देश में कहां नहीं बनी है, सड़क देश में कहां नहीं बनी है। आप बिहार पे कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना, अगर आप गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो बिहार के थ्रू ही होके ही तो रोड जाएगी। वो कोई बिहार के लिए स्पेशल रोड थोड़े ना बना दिए हैं आप। क्यों इतना पिछड़ा रह गया है बिहार? लेकिन इन लोगों ने लूटा है, आपको बताया क्यों? नहीं, यही 20 साल में लूटा गया नहीं, 35 साल 40 साल उससे पहले कांग्रेसियों ने बर्बाद किया। मैंने आपको क्या कहा कि बिहार की स्थिति के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। राजीव गांधी ने इसी पटना गांधी मैदान में 1989 में कहा कि मैं बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 89 के बाद 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में, 1 रुपया नहीं दिया। अरे भाई बिहार के लोगों को कितना दिन मूर्ख बनाओगे? लोग बिहार को लोगों ने मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है। वो जानते हैं कि बिहार की दशा ऐसी चाहते हैं कि ऐसी ही रहे, ताकि 10-12 हजार में गुजरात में, महाराष्ट्र में जो देश के इंडस्ट्रियल जोन है वहां पर 10-12 हजार रुपए में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से आदमी, अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो। आप दिल से बिहारी हैं? बिल्कुल, दिल से, शरीर से, हर तरह से बिहारी हैं। तो जब दिल से इतने बिहारी हैं और बिहार के बारे में आपको इतना, मतलब इतने पढ़े लिखे हैं आप, आपने मीडिया को के साथ भी काम किया, आपने सब चीजों का वो किया। राजीव गांधी ने क्या किया ये भी आपको पता था, बिहार को पिछड़ा रखने में। उसके बाद से आरजेडी ने तमाम, तो फिर उन पार्टियों को क्यों सपोर्ट करते थे उनको आगे बढ़ाने के लिए? क्यों आपने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आप पहले समझ लीजिए। हाँ, मतलब उन पार्टियों से दूरी बनानी चाहिए थी ना। ऐसा है ना, हाँ। तो दूरी बनाकर हमारे पिताजी, अब बनाई नहीं, हमारे पिताजी प्रधानमंत्री तो थे नहीं, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, हम किसी बड़े बाप उद्योगपति के लड़के हैं नहीं। अगर ये बात, हम यही प्रयास आज से 15 साल पहले कर रहे होते तो डीडी न्यूज से आप आकर हमारा संज्ञान थोड़े ना लीजिएगा। यहाँ पर रोड पर चलता हुआ कुत्ता भी हमको नहीं पूछेगा। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि यहाँ के बेवकूफ नेता ये कह रहे हैं कि सड़क बंद हो गया। अरे भाई, बिहार के बच्चे, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी ये बताओ? बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करना कब उनको नहीं जाना पड़ेगा ये बताओ? इसलिए गुस्सा आ रहा है। क्यों नहीं गुस्सा आएगा? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूं, आपने बताइए, क्योंकि पहले जब स्ट्रेटेजी आप भी बनाते थे तो जाति पर आधारित सारी चीजें बनाते थे, आपको मालूम है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे भाई, जो आपके विरोधी आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, ये मेरी चीज नहीं है। जो रैलियों में बोला जा रहा है, मैं वो सवाल पूछ रही हूँ। आप बिहार में हमने कैंपेन मान लीजिए किया होगा, मोदी जी को वोट मिला, तो मोदी जी की जाति का बिहार में आदमी कोई रहता है? लेकिन नीतीश कुमार को तो वोट मिलते हुए, नीतीश कुमार की लालू यादव को तो वोट मिलते हुए। हाँ। नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 1.5%। तो बाकी लोगों ने जिन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया वो किस आधार पर दे दिए? लालू यादव की जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 17%, 15%। बाकी लोग वोट किसने दे दिया उनको? यही आपको जो बता रहे हैं, जिसको आप लोग को, मतलब वहां से आप लोग आते हैं समझ के कि हम लोग तो बिहार को हम जानते हैं। अरे दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों है आपको? अरे भाई, हर उस आदमी से परेशानी है, नफरत किसी से नहीं है। हर उस आदमी से परेशानी है जो बिना विषय को समझे हुए उस विषय का विशेषज्ञ अपने आप को बता रहा है। छूटते कहता है बिहार में तो जाति पे वोट पड़ता है। भाई 1984 में जब पूरे देश में कांग्रेस को वोट पड़ा इंदिरा जी के मृत्यु के बाद, तो क्या बिहार के लोगों ने उस लहर से अलग हट के जातियों पर वोट किया? अरे भाई, जब पूरे देश में कांग्रेस को वोट पड़ा तो बिहार में भी कांग्रेस को वोट पड़ा। 1989 में जब बीपी सिंह फोर्स भ्रष्टाचार के मामले पर वोट पड़ा, कम से कम नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, तो जैसे यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में लोगों ने बीपी सिंह को वोट किया, वैसे बिहार के लोगों ने भी उनको वोट किया। 2014 में जब मोदी जी को आधे देश ने वोट किया, तो यूपी में वोट किया, झारखंड में वोट किया, गुजरात में वोट किया, तो बिहार के लोगों ने भी वोट किया। जब पुलवामा के नाम पर 2019 में पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार के लोगों ने भी पुलवामा के नाम पर वोट किया। तो आप क्यों बिहार के लोगों को ये कहते हैं कि ये बिहार का आदमी सब जाति पे वोट देता है? जाति समाज की एक सच्चाई है। जो भी विषय समाज की सच्चाई होगा, समाज का हिस्सा होगा, वो राजनीति का भी हिस्सा होगा। लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। जाति जितनी उत्तर प्रदेश में है, जितनी गुजरात में है, जितनी कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, उतनी बिहार में भी है। अलग से ये ज्ञान मत दीजिए कि बिहार में जाति ज्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इस बार हमारे आने से कम हो जाएगा। 84 में हुआ है, 89 में हुआ है, 2014 में हुआ है, 2019 में हुआ है, 2015 के विधानसभा चुनाव में हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई प्रयास, कोई विषय, कोई घटना
ने समाज को झकझोरा है, समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, तो दूसरे अन्य राज्यों की तरह बिहार के भी समाज में वो ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, आगे करेगा नहीं, करता रहा है। अब आप उसको देखना नहीं चाहते हैं, आप उसको पढ़ना समझना नहीं चाहते हैं, तो बस घिसे पटे तरीके से कहे जा रहे हैं कि बिहार में तो जाते हैं, बिहार में तो जाते हैं। तो आपका जो कैंपेन रहेगा, आपके जो टिकट रहेंगे, उसमें आप जाति वगैरह को कुछ नहीं देखेंगे बीच में? बिल्कुल नहीं देखेंगे। किस आधार पर टिकट होगा? बिल्कुल जो उसकी योग्यता है उसके आधार पर देंगे। लेकिन अगर 243 आदमी चुनाव लड़ेगा तो किसी न किसी जाति में तो पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है कि उसका जाति इरेज कर दिया जाएगा। मतलब महाराष्ट्र में जब टिकट बंटता है, किसी को टिकट, आप पैदा हुई है तो आपकी कोई तो जाति होगी, उसको कोई इरेज तो नहीं कर सकता है। लेकिन मैं छुपाती नहीं अपनी जाति। नहीं, कोई नहीं छुपाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है, आप पांडे हैं तो आप छुपा जाते हो। किसने बोला है? ये आप किसने छुपाया? मतलब अभी तक प्रशांत किशोर पांडे हैं ये लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन अब बिहार चुनाव में पता लग पा रहा है। भाई ऐसा है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा ना कि आपकी जो सोच है, बिहार में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने स्कूल हैं, इसका आप रिसर्च नहीं करके आए हैं, आप रिसर्च करके आए हैं जाति का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चिराग पासवान आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं, आपका नाम रखा उन्होंने एक इंटरव्यू में, अब ये मेरा सवाल नहीं है, ये दिलीप जायसवाल कह रहे हैं पैसा किशोर, आपको ऐसा नाम क्यों दिया जा रहा है आपके नाम पर? दिलीप जायसवाल जिनका आप नाम लिए हैं तो थोड़ा बहुत तो रिसर्च करके आप आई होंगी। दिलीप जायसवाल यहाँ भाजपा के अध्यक्ष हैं और दिलीप जायसवाल पर मैंने 2 बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दिलीप जायसवाल पिछला 20 दिन से उनको हिम्मत नहीं कि वो प्रशांत किशोर पर बोल दें। आप अपना रिसर्च जब करती हैं तो डेट देख के आइए। ये कभी उन्होंने गलती से कह दिया था, गलती से कह दिया था, उसके बाद से अभी जाके पूछिएगा ना, आप अभी आई हैं ना, तो जरा उनसे जाकर पूछिएगा कि प्रशांत किशोर के लिए बोलिएगा कुछ, तो कहेगा ना ना ना, हम पर प्रशांत किशोर के लिए हमसे डरे हुए हैं, अपने कुकर्मों से डरे हुए हैं। अंत में चलते चलते 2-3 सवाल। बिहार के नेताओं की ना एक इमेज, अब आप फिर से कहेंगे दिल्ली से आए हुए पत्रकार, दिल्ली से आए हुए पत्रकारों को लेकर आपका एक अलग मुझे इस वक्त मूड दिखाई दे रहा है, पता नहीं किस लिए, क्या वजह है इसकी। लेकिन आरजेडी के नेताओं के बारे में पहले कहा जाता था कई बार कि वो धमका देते हैं पत्रकार को या कुछ कर देते हैं। कल मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा हुआ। सवालों से क्यों डर लगता है? और सवाल कोई पूछे तो उससे क्यों इतना ज्यादा खराब लगता है? ऐसा है कि मुझे मालूम नहीं है कि देश में ऐसा भी कोई पत्रकार है जो कि कह सकता है कि उसने मुझे डरा दिया, ठीक है ना? नहीं, डर लगता है, मतलब धमकाया जाता है ना फिर पत्रकार को। प्रखंड के स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने आप को पत्रकार जो भी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सबने सवाल पूछा है, हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया गया है। डर किसी को नहीं लग रहा है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पूर्वाग्रह से मत आइए और अब सवाल करने आए हैं तो तैयारी करके आइए। आपने बात करी कि दिलीप जायसवाल ने आपको पैसा किशोर कहा, आपको ये भी नहीं मालूम है कि किस दिन कहा। आपने में कहा वो नहीं, वो घटना 3 महीने पहले की, कभी की भी हो, उसके बाद बयान तो बयान है ना, चाहे वो 1 साल पहले दिया जाए या 3 महीने पहले दिया जाए। बाद जो काम हुआ उसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर की राजनीति अरविंद केजरीवाल की राजनीति से मेल खाती है? बिल्कुल नहीं। जनता के बीच में, क्योंकि हर चीज जनता से पूछ कर की जा रही है। कहा किया? अरविंद केजरीवाल तो आंदोलन से निकले, हम आंदोलन करते नहीं। आप भी डंडे खा रहे हैं जा जाकर, आप भी अनशन पर बैठ रहे हैं, आप भी लगातार वही सब। पहले आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर को पुलिस यहाँ डंडा मार दे, इतना अभी पुलिस में दम है नहीं, ठीक है ना? यहाँ के प्रशासन में इतना दम नहीं है कि हमको डंडा मार दे। दूसरी बात, हम डंडों की राजनीति, आंदोलन की राजनीति नहीं करते हैं। हम डंडों और आंदोलन की राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में एक बार पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, किसी बच्ची को मैंने देखा कि पुलिस ने उसके पेट पर लात रखा है जूता पहन के, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हुए और जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए एक आमरण अनशन मैंने किया था 16-17 दिन का। और दूसरी बार अभी विधानसभा के लिए हमारे साथी गए थे, जो यहाँ से विधानसभा का उनका मार्च था, पुलिस ने उसका इजाजत नहीं दी थी, उसमें एक लड़के पर जो डंडा चला तो हमारी पुलिस से आमने सामने बात हुई और हम वहीं पर बैठे हुए थे गाड़ी पर कि भाई अगर आप किसी जन स्वराज के साधारण कार्यकर्ता को डंडा मार रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आ गया है, तो हम यहाँ बैठे, हमको मार के दिखाइए। इसमें आंदोलन कहां से हो गया? ये कोई आंदोलन की बात नहीं है, तो हक की बात है, लोकतंत्र की बात है। जो इतने वादे कर रहे हैं आप कैसे पूरा करेंगे जनता के साथ? आपने कहा 2025 के चुनाव के बाद ही ये वादे पूरे किए जाएंगे। 2025 के बाद नहीं, 1 महीना के अंदर। कैसे जैसे करेंगे? जन स्वराज की व्यवस्था बने, कैसे करेंगे वो आप जब आइएगा तब समझ में आएगा आपको। 2025 में जैसे ही सरकार यहाँ जन स्वराज की बनेगी,
घंटों के अंदर शराबबंदी का फर्जी कानून हटा दिया जाएगा। विद इन डेज यहाँ पर 60 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 2000 रुपए पेंशन मिलने लगेगा। कैसे कीजिएगा? उसके लिए 2.5% बजट का यहाँ लगेगा, ताकि बिहार के हर बुजुर्ग को 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2,500 रुपए हर महीने मिलने लगे। तीसरा बात यह कहा गया कि यहाँ पर एक विशेष विभाग बनाया जाएगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम यह होगा कि साल भर के अंदर जो 50 लाख से ज्यादा युवा बिहार से बाहर गए हैं मजदूरी करने, अपने बाल बच्चों का पेट पालने, उनको वापस लाया जाए और उनको यहाँ रोजी रोजगार दिया जाए। ये कैसे किया जाएगा? उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट दिया है कि यहाँ पर बिहार से होने वाले 2.5 लाख करोड़ के पूंजी के पलायन को रोका जाएगा। दूसरा बात, मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा। और तीसरी बात कही गई कि पूरा जो यहाँ पर जो लोग बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं उनको 10% नहीं 4% ब्याज पर पैसा मिलेगा, ताकि बिहार में स्वरोजगार हो, रोजी रोजगार हो और यहाँ पर कृषि और उद्योग धंधे का काम शुरू हो, ताकि लोग ये लौट सके। चौथी बात ये कहा गया कि बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारा जाएगा। उसके लिए मैंने ये कहा है कि हर साल हम लोग प्रखंड के स्तर पर एक विद्यालय नेतरहाट के स्तर का बनाएंगे, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपया साल का लगेगा। शिक्षा का बजट यहाँ 60,000 करोड़ का है, उसमें से 15,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं कि हर प्रखंड में प्रति वर्ष कम से कम एक विद्यालय नेतरहाट के स्तर का बने, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार के हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय, वर्ल्ड क्लास विद्यालय बनाए जा सके। उसके साथ मैंने ये कहा कि जब तक ये विद्यालय नहीं बनेंगे या बनने में जो 10 वर्ष समय लगेगा, तब तक यहाँ के लोगों को ये सुविधा होगी कि आप अपने इलाके में अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाइए, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। ठीक है, आप अपने दम पर सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, जनसुराज बनाएगी सरकार। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होगा? किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति आ गई कि आपको किसी का सपोर्ट करना पड़े तो किसका करेंगे? किसी का नहीं करेंगे, घर पे बैठेंगे। मतलब छोड़ देंगे राजनीति? बिल्कुल, बैठे हुए। अभी हम लोग नहीं राजनीति कर रहे हैं, अभी तो हमारा एक भी विधायक नहीं है, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर अपने बच्चों को भी बिहार के स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा एक ही बच्चा वो ऑलरेडी 10वां क्लास में पढ़ रहा है, उसको वापस जाके 6वां क्लास में तो पढ़ाने नहीं लगेंगे। तो 10 के बाद आगे 10 के बाद बिल्कुल, हम खुद ही यहाँ पढ़े हुए हैं। आप बच्चों की बात करें, हम खुद यहीं पढ़े हुए हैं, यहीं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हम यहीं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम कोई बाहर से नहीं पढ़े हैं। यहीं बोरा पर बैठकर बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, यहीं पटना साइंस कॉलेज में पढ़े हैं। हम कोई बाहर से पढ़कर नहीं आए। तो अंत में चलते चलते प्रशांत किशोर बिहार के स्कूल, बिहार के कॉलेज में पढ़ के कहाँ पहुंच गए हैं? देखिए, इसका मतलब कहीं तो कुछ बात होगी ना प्रशांत किशोर? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं तो कुछ है। बिल्कुल है। उसके लिए क्या आपका थोड़ी ना योगदान है? किसी का तो योगदान है। बिल्कुल योगदान है। आप तो सब पर ही राशन पानी लेकर चढ़े हुए हैं। बिल्कुल योगदान है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हर एक प्रशांत किशोर जो यहाँ के स्कूल से पढ़कर प्रशांत किशोर बन गए, 1 करोड़ ऐसा बच्चा है जो कि कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि स्कूल उतने नहीं है, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है। पटना साइंस कॉलेज एक है ना, बिहार की आबादी 13 करोड़ है। जिस साइंस कॉलेज में प्रशांत किशोर पढ़े हैं और आज उस साइंस कॉलेज की स्थिति जाकर देख लीजिए कितना फर्क है। ओके। 1991 के साइंस कॉलेज में और आज के साइंस कॉलेज में कितना फर्क है, ये आपको पता नहीं है। आप जब साइंस कॉलेज में जाएंगे तो वहां पता चलेगा। वहां पर कभी सीवी रमन ने आकर लिखा है साइंस कॉलेज में कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स लैब, ठीक है, एट इंटरमीडिएट कॉलेज लेवल। ये आजादी के समय की बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी फिजिक्स का लैब उतना ही अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। लेकिन बस मैं ये कहूंगी कि पूर्वाग्रह से नहीं ग्रसित होना चाहिए। आप शायद मेरे बारे में और कुछ पत्रकारों के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। पूरा देश, अरे नहीं आप होना नहीं समझ चाहिए। रहे हैं आप। पूरा देश, हम भी पूरा देश दुनिया देखे हुए हैं, वो इतना ऐसी बात नहीं है। पूरे देश में बिहारी को बिहारी कह के, बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित किया जाना, उनको नीचा दिखाना, ये हमारा क्लीसेट नहीं है, ये हमारा परसेप्शन नहीं है, ये हकीकत है आज देश की। बिहार के लोगों को बिहारी कह के बेइज्जत करना, गाली देना, नीचा दिखाना, ये सच्चाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी।